हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल निर्जी ज्ञान पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो है क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर दी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने जो है कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसके ऊपर एक दो सवाल किए थे ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है बन जाए। बाकी जो कूलम्ब्स लॉ के जो सवाल हैं वो हम नीट और जेई में जो सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो हम सेपरेटली करेंगे जैसे ही कूलम्ब्स लॉ कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि जो कूलम्ब्स लॉ था उसमें हमने बेसिकली अभी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स पढ़ा था, है ना। कूलम्ब्स लॉ यही बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब चूंकि आपको ये पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कूलम्ब्स लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना भी आना चाहिए। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में बन जाता है, जिसमें कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा और फिर आपको ये पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ना मतलब काफी आसान है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जब आप ये लेक्चर लेते हो, आप जब पढ़ते हो तो अपना रजिस्टर और पेन जो है साथ में लेकर के बैठो, क्योंकि ये बिल्कुल ट्यूशन की तरह आप पढ़ रहे हो। ये मत समझो कि ना ये रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है। आप बस ये समझो कि मैं जो है आपके सामने बैठा हूं, मतलब हूं, और आपको जो है पढ़ा रहा हूं। कहीं भी कोई डाउट होता है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर अपना डाउट जो है शेयर कर सकते हैं। तो चूंकि हमने जो है पढ़ा था अभी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कूलम्ब्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड बताता है फोर्स का, वो पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। चूंकि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमें इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है। तो पहले हम इसमें कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसमें जल्दबाजी करते हैं और वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जब जल्दबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट जो है कमजोर होने की वजह से वो जो है इसको मिस कर देते हैं। पहले इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लो मैंने आपको बोला कोई वेक्टर है ए, दैट इज इक्वल टू 2। मान लो ए इज इक्वल टू 2 है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो आप क्या करते हो, ये जरा सोच करके मुझे बताओ। मान लो मैंने जो है ये बोला भाई इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है, तो अब आप क्या करने वाले हो ये सोचो। हम क्या करेंगे इस केस में, आप थोड़ा सा सोचो और जो है कमेंट करके बताओ कि भाई हम इस केस में क्या करने वाले हैं। आपको पता है जब भी मुझे वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो इस 2 के साथ कोई ना कोई क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूं लेट से आई कैप, आपका ये भी हो सकता है 2 जे कैप भी हो सकता है, भाई 2 के कैप भी हो सकता है। इट मींस कि इस 2 के साथ कोई ना कोई क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। भाई तभी तो आपने इस 2 को कन्वर्ट कर दिया वेक्टर में। भाई अगर आप ये बोलते हो कि इस ए को जो है मुझे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस 2 के साथ आपको यूनिट वेक्टर लगाना है। इसका ये मतलब है कि जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है, यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि सर यूनिट वेक्टर तो वो होता है, लेट से ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो वो है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, 1 होता है। ये यूनिट वेक्टर होता है। बट यूनिट वेक्टर की एक और क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है, यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन भी बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है। डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है जी। तो यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन भी बताएगा। भाई आप जैसे आपने 2 आई कैप लिखा तो इसका मतलब जो 2 है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की तरफ है ना। इसके बाद 2 जे कैप लिखा तो आप बोलोगे सर ये जो 2 है ये वाई एक्सिस की तरफ है। इसके बाद आप बोलोगे सर 2 के कैप जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है। तो आप ये बोलते हो कि जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और जो इसका दूसरा पॉइंट है जो कि कोई नहीं बताता आपको, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये डायरेक्शन भी बताता है। इसको आप किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ जोड़ दोगे, मतलब जोड़ने का मतलब ऐड नहीं करना, इसको किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। बहुत सिंपल। तो इसका मतलब ये है
कि मुझे अगर कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ना है तो जो हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नीट्यूड पढ़ा था उस मैग्नीट्यूड में मुझे क्या लिख देना है उसके साथ यूनिट वेक्टर। तो आपका जो है कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा। बहुत सिंपल है। तो अब हम जो है कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अब हमें पढ़ना है। तो लेट्स से कि हमारे पास जो है भाई ये एक अरेंजमेंट है भाई, ध्यान से समझना है यार। ये एक अरेंजमेंट है जिसमें कि दो चार्ज पार्टिकल है। लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके बाद मैं ऐसा बना लेता हूं, एक लाइन ड्रॉ करिए अभी फिलहाल देखते हैं। तो लेट्स से कि ये Q1 है हमारा, ये हमारा क्या है Q1, ये है हमारा Q1 और ये है हमारा Q2, ठीक है। अब Q1 जो है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। तो Q1 जो है एक्स और वाई एक्सिस क्या है हमारा, एक प्लेन है। क्या है ये, प्लेन। अगर मैं तीन डायरेक्शन में लिखूंगा तो जेड एक्सिस भी ले सकता हूं, फिलहाल हम दो में चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो लेट्स से कि Q1 जो चार्ज है यहां पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है, लेट्स से ये है आपका R1, R1 इज दी पोजीशन वेक्टर। Q2, लेट्स से Q2 जो है ये है और यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि जो R1 है वो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर बोले तो लेट्स से Q1 के पॉइंट है X1 Y1, Q2 के पॉइंट है X2 Y2। भाई ये तो आपको समझ में आता है, Q1 की पोजीशन है X1 Y1 और Q2 की पोजीशन है X2 Y2। तो यहां से हमें पता चला, अगर मैं इसे इसको पोजीशन वेक्टर को लिखूंगा तो X1 I कैप प्लस Y1 J कैप, ये लिखोगे आप। सिमिलरली अगर आप R2 लिखोगे तो हो जाएगा X2 I कैप प्लस Y2 J कैप। उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर हैं जो किसकी पोजीशन बता रहे हैं, चार्ज की पोजीशन बता रहे हैं, Q1 और Q2 की। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी पहले हम थोड़ा डीप में जाएं इसमें। तो अब ध्यान से समझो, दोनों चार्ज पार्टिकल, ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं भाई, ये हमारे दोनों चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। नहीं, कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। दोनों लाइक चार्ज है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा भाई, ये हो गया आपका रिपल्सिव फोर्स। ये फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो लेट्स से कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो मैंने इसको क्या नाम दिया, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यहां पर जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 2 यानी कि Q2 ड्यू टू Q1, ये हमें वेक्टर फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना है, अब आपको ध्यान से समझना है। मैंने आपको अभी क्या बताया था आप जब भी किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर लिख दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैग्नीट्यूड या वो क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अब यहां पर Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे थे वो तो आपको मिल गए, अब आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। चूंकि मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में वेक्टर लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर लेना है। जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर या वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उसी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर ले लेना है। अब चूंकि अगर मान लो F12 की बात करें तो F12 कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ, देखो ऐसे F12 कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ, रॉकेट लॉन्चर की तरह ऊपर की तरफ लग रहा है। तो मुझे यूनिट वेक्टर भी ऊपर की तरफ लेना होगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया।
तो लेट्स से कि इसके ऊपर जो यूनिट वेक्टर लग रहा है, मैं यहां बना देता हूं, ये जो यूनिट वेक्टर है, ध्यान से देखो, ये यूनिट वेक्टर कैसे चल रहा है, 2 से 1 की तरफ। यूनिट वेक्टर कैसे चल रहा है, Q2 से Q1 की तरफ। फोर्स जो 1 है, वह 1 पर जो 2 की वजह से लग रहा है, उसकी डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है। ध्यान से देखो, 2 से 1 की तरफ। तो मैंने क्या किया, R21 कर दिया, ये यूनिट वेक्टर बना दिया। ठीक है जी। सिमिलरली Q2 के ऊपर Q1 की वजह से जो है फोर्स लग रहा है, Q2 के ऊपर Q1 की वजह से F21 लग रहा है। ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, Q1 से Q2, Q1 से Q2। तो सिमिलरली यहां पर जो यूनिट वेक्टर बनाएंगे वो हमारा R12। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई। तो यहां से हमें जो है यूनिट वेक्टर मिल गए, R21 और R12। क्लियर है। R1 और R2 हमारे दोनों क्या थे, पोजीशन वेक्टर। मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारे क्या थे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अब हमें यह देखना है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे देखना है, ध्यान से देखो, जब हम 1 से 2 जाएंगे, जब हम 1 से 2 जाएंगे तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या है, R12। तो मैं इसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ले लेता हूं। लेट्स से इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दूसरा कलर लेते हैं, जो 1 से 2 का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R12 जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि इसी वेक्टर के अलोंग जो है यूनिट वेक्टर दिखाया गया है R12। भाई ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अगर मैं 2 से 1 की तरफ देखूं, ध्यान से देखो, 2 से 1 की तरफ देखूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखना, 1 से 2 की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12 है, और 2 से 1 की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R21 है। तो वेक्टर में आपने ये देखा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने बनाया, मैं इसको ऐसे बना देता हूं फिलहाल तो समझाने के लिए। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दिए 2 से 1 और 1 से 2 की तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, आपको ये पता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब आप लिखते हो तो किस तरह से लिखते हो, देखो बिल्कुल खोल करके बता रहा हूं, मतलब किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है भाई, अगर मुझे मान लो R12 निकालना है, R12 जो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं भाई, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो इनिशियल और ये फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन। भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सिमिलरली फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यहां से आप जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लोगे। अब आप इसको इस फॉर्म में भी रख सकते हो। अगर मैं आपको ये बोलूं, आप इसको ऐसे भी लिख लो x2 माइनस x1 आई कैप माइनस y2 माइनस y1 जे कैप। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 आई कैप, और माइनस में आएगा ये माइनस y2 माइनस y1 जे कैप। आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है ना। तो R1 जब मैं लिखूंगा, माइनस माइनस चला जाएगा तो प्लस आना चाहिए आई थिंक। चलो दोबारा लिखेंगे इसको, अभी मैंने पहले ही लिख दिया। खैर, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ऐसे लिख लेते हैं। माइनस R1 कितना है, x1 आई कैप, तो माइनस y1 जे कैप। अब मैं अगर एक साथ लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप। ठीक है, x2 माइनस x1 आई कैप, हाँ तो माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा y2, नहीं प्लस ही लेना है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ये आ गया। ठीक है जी, ये हमारा क्या बन जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। अगर मान लो मैं बोलता हूं नहीं जी आपको R21 निकालना है, यानी कि अब जो है 2 से 1 की तरफ वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, ये फाइनल। तो यहां से आप R21 जब करोगे तो R1
वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कर लोगे, सिमिलरली इस तरह से कर लोगे भाई, फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी, ये इनिशियल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो हमने जो है पोजीशन वेक्टर देख लिए, अब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी देख लिया। एक्चुअल में ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके क्लास 11th में है, फिर भी मैंने यहां पर आपको ये बता दिया। अब हमें कूलम्स लॉ लिखना है, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लेट से मैं बात करता हूं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये जो है अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जाऊंगा तो क्या फॉर्मूला आएगा? के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। लेट से इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो मैग्नीट्यूड है, वो आर है। मैं यहां लिख देता हूं, अभी मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां R12 वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू R21, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? लेट से आर के। ठीक है, तो ये लेट से हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है आर है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है, मैंने यहां पर आपको बता दिया। ये यहां से यहां तक जो गैप है वो आर है, तो R12 लो या R21 लो, उनका अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आर के इक्वल है। तो अगर मैं कूलम्स लॉ बिठाऊंगा यहां पर तो क्या आ जाएगा? के, ध्यान से देखो, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, भाई ये मैग्नीट्यूड है। अब मुझे क्या करना है, इसको जो है किस फॉर्म में बनाना है? वेक्टर फॉर्म में। तो मैंने आपको अभी बताया था, जब भी किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके साथ आपको क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो सिंपल है, अब आप क्या करोगे, आपका जो F12 है ये कैसे लग रहा है? ऊपर की तरफ, तो इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लोगे। इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या? R21। तो आप इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लोगे। लेट से मैंने बोला उसको R21, ये यूनिट वेक्टर आ गया और ये अब बना दिया वेक्टर फॉर्म। तो ये मैग्नीट्यूड और ग्रीन कलर आपको बता रहा है वेक्टर फॉर्म। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं, ये जो कूलम्स लॉ है, ये जो कूलम्स लॉ है, ये किस फॉर्म में है? ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है। ध्यान रखना, ऑप्शन में कई बार जो है आपको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दे देगा, तो पहला ऑप्शन आपको मिल गया। दूसरा, इसी को ही अगर मैं आपको बोलता हूं नहीं भाई हमें तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में, तब आप क्या करोगे? F12, ध्यान से देखो, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में चाहिए, तो हमें ये देखना है R21 जो यूनिट वेक्टर है इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि आपका R21 जो यूनिट वेक्टर है वो किस वेक्टर के साथ है? वो R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आप कैसे लिखते हो? लेट्स से ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। तो वापस यूनिट वेक्टर की जगह हम ये लिखने वाले हैं। तो क्या करेंगे भाई? तो R21 ये हो गया इसका वेक्टर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और हम जो है मैग्नीट्यूड में लिख देंगे R21। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो R है ये भी तो R21 ही है। तो मैं जो है इसको दोबारा से लिख देता हूं, R21 ये इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। अब मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा डायरेक्ट, F12 जो मुझे मिला के Q1 Q2 अपॉन में R21 का क्यूब और आ गया R2, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया। तो कूलम्स लॉ का हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म भी देख लिया। अब आपसे पूछा जाएगा, कई बार ऑप्शन में बोलेगा नहीं नहीं भाई कूलम्स लॉ पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली जो है इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख देना है। कैसे लिखोगे? के
Q1 Q2, देखो ध्यान से, ये तो एज इट इज रहने वाला है। अच्छा, इसको चेंज करेंगे हम, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R21 क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान से देखो, R21, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, को जब मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो सिंपल आप जो है क्या करोगे, R1 माइनस R2, ये वेक्टर लगा दिए, इनके ऊपर क्यूब कर दिया, और इस भाई साहब को हम लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये जो फॉर्म हो गई आपकी, ये किस में आ गई भाई, ये आ गई आपकी पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ये मैंने इतना खोल दिया है कि अब आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो पहले या तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में, या पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब सिमिलरली, अब आप ध्यान से देखो, F12 है तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 चल रहा है, ठीक है, R1 माइनस R2। तो F12 जो है, F12 आपका R2 से 1 की तरफ चल रहा था, तो 1 माइनस 2 किया है मैंने, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अगर मैंने आपको बोला F12 लिखो, अब F21 लिखना है, तो ध्यान से देखो, अगर मैंने F21 लिखा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा F21 लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो अब आप खुद लिख सकते हो कैसे, K Q1 Q2, मेरे साथ साथ बोलो, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और पहले मैं इसको किस में लिखूंगा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो 2 से 1 की तरफ का जो यूनिट वेक्टर है, 2 से नहीं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है ना, 2 ड्यू टू 1, तो वो ऐसे लग रहा है, तो यूनिट वेक्टर आपका क्या है, 1 2, यूनिट वेक्टर क्या है आपका 1 2, तो R कैप 1 2, ये आ गया यूनिट वेक्टर फॉर्म। अब जो है, लेट से मैंने लिखा है इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में, तो K Q1 Q2 अपॉन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो R12 वेक्टर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब आ जाएगा। यह आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो F21 दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1। अब ये कैसे लिखा है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो ये 1 से 2 की तरफ लग रहा है, 1 से 2, तो 2 माइनस 1 इंटू, यहां पर भी क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, यहां पर क्यूब लगा देंगे, और ये आ गया आपका, यहां क्यूब लगाया था, ठीक है, तो ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आ गया, ये पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो इस तरह से आपको कूलम्स लॉ समझना है। अब इसमें कुछ छोटी मोटी बात आप देख सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको कभी भी ये समस्या ना आए। अब वो समस्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है भाई। यहां पर छोटी सी बातें मैं लिखूंगा, यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखना, जो आपको समझनी है, इस डायग्राम से सीखनी है। आप देखो R12 और R21 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, R12 जो यूनिट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21, क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। दोनों के बीच में भाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, R12 वेक्टर अगर डाउनवर्ड है तो R21 अपोजिट में है। ये यूनिट वेक्टर की बात कर लो, चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करो, वो भी ऐसे ही है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21, ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्या मैं अब ये लिख सकता हूं कि जो F12 है वो जो है नेगेटिव ऑफ F21 है, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसे ही लिख सकता हूं। तो ये आपको समझना है, ये बता रहे हैं ये चीजें
कि जो यूनिट वेक्टर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इनके मैग्नीट्यूड सेम है। फोर्स जो है F12 और F21 दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है इनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम होते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा कूलम्ब्स लॉ जो कि वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा। देखिए मैं चाहता तो इसको 5 मिनट में बता सकता था बट मैंने 5 मिनट में नहीं बताया क्योंकि मैं जानता हूं कूलम्ब्स लॉ को पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं एक और चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं, अगर आप बुक्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं वो प्लस माइनस लिए गए होंगे। वो जो प्लस माइनस लिए गए हैं कहीं ना कहीं आपको आंसर में कहीं माइनस दिख रहा होगा, तो आपको ध्यान से देखना है, मैंने ये इसीलिए बताया है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। मैग्नीट्यूड के साथ जब भी यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर बन जाता है, ये 11th क्लास में पढ़ा था। तो मैंने बिल्कुल सीधा सीधा बताया, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लिया। बुक्स में हो सकता है ये लिया हो जिस डायरेक्शन का फोर्स है, इन्होंने क्या किया हो, यूनिट वेक्टर R12 लिया हो और उसको नेगेटिव कर दिया हो, उसको नेगेटिव कर दिया हो। ये बुक में आपको मिल सकता है या आपको किसी कोचिंग के नोट्स में मिल सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। हो सकता है आपको जो है F21 जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अब चूंकि यूनिट वेक्टर 1 2 इसी डायरेक्शन में, तो हो सकता है ये पॉजिटिव लिया हो। तो ये मैंने आपको बता तो दिया, अगर एक जो है पॉजिटिव है दूसरा क्या है नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यही तो बताना था। तो उससे जो है आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कूलम्ब्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में अब आपके दिमाग में ईसीजी के प्रिंट की तरह जो है छप गया है। अगर ये छप गया है तो भाई वीडियो को लाइक करना और वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि अब हमने जो है क्लास 12 की फिजिक्स बिल्कुल स्टार्ट कर दी है। तो आज के लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में। अब आप जो है अपने वो क्वेश्चंस देखना जो आपके कोचिंग के मटेरियल हो या कहीं पर भी, इसके ऊपर एमसीक्यूज देखना। आपको एमसीक्यूज मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो इन 3 फॉर्म के ऊपर ही मिलने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल तो बहुत ही रेयर आता है, लेकिन आपको जो है एमसीक्यू में ये मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है तो इनका एक्स वाई फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भाई इनका एक्स वाई फॉर्म क्या था, ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, बिल्कुल ऐसे ही इसका निकाल लोगे, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप। लिख देता हूं मैं यहां पर, इसका भी आप जो है अगर मान लो आप लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप। ये इसका वेक्टर, ये इसके पोजीशन फॉर्म्स हो जाएंगे ना, पोजीशन के टर्म्स में हो जाएगा, मतलब x और y के टर्म्स में हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी डाउट है, भाई आपको मेरा नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन बनाएंगे। जो भी आपका डाउट है उसको जरूर कंसीडर किया जाएगा। आप जो है इस वीडियो को ये सोच के मत देखना कि जिस सर जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं, आप बिल्कुल ऐसे देखो जैसे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो। आप अपना रजिस्टर और पेन लेकर के बैठो, बिल्कुल स्टार्टिंग से, मैंने जहां से स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां से सारी वीडियो देखते हुए आओ और जो है बिल्कुल ऐसे समझो जैसे मैं आपको ट्यूशन में पढ़ा रहा हूं। और अगर नहीं समझ में आता तो ध्यान से देखो, इस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्ले करो, आपको इसके अंदर जो छुपे हुए कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ भी मिस नहीं किया, हर पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको डाउट हो, तो वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो में बताया गया कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पर भी अपना डाउट भेज सकते हो। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा पड्डा, वीएमसी, टीएमसी, पीडब्ल्यू, टीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका फिजिक्स के अंदर डाउट है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो या क्वेश्चन हो, आप अपना डाउट जो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन बना करके देंगे। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में
कूलम्ब्स लॉ जो है मल्टीपल चार्ज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर आप मल्टीपल चार्ज को, मतलब वो चार्ज थे जिसमें मैंने बोला था उसको आप काउंट कर सकते हो, 3 चार्ज होंगे, चार्ज होंगे, मोर देन 2 होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 चार्ज का सिस्टम हो सकता है, 5 चार्ज का सिस्टम हो सकता है, 6 चार्जेस का सिस्टम हो सकता है, मतलब आप मल्टीपल चार्जेस मिलेंगे और वहां पर ही हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये 3 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लोगे, फिर कूलम्ब्स लॉ के नीट और जेईई में जितने भी सवाल आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है, कूलम्ब्स लॉ से आपकी फिजिक्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड जो है अभी कहीं पर पीछे अटका हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, किसी कोचिंग में नहीं समझ में आ रहा है, तो ये हमारा मिशन जो है टीच फ्री फॉर इंडिया, उस मिशन के साथ आप जुड़ सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे हम अपने आप नेक्स्ट लेक्चर में।